हेलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सभी बेहतर, मस्त, जबरदस्त, शानदार होंगे। तो आज की वीडियो में आप सभी को हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ाएंगे, जो आपके एग्जाम में क्लास 12th में ये 10 नंबर का पूछा जाता है। ये चाहे क्लास 10th और 12th वाले दोनों देख सकते हैं, क्योंकि जो आपके हिंदी साहित्य के गद्य से ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचनाएं जो होती हैं, उनकी समयावधि जो होती है, वो सब पूछे जाते हैं। तो आप आज की इस वीडियो में आप सभी को सामान्य हिंदी या साहित्यिक हिंदी जो भी है, आप क्लास 12th में है, वो आप सभी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें क्लास। हिंदी गद्य काल का विभाजन। क्या? हिंदी गद्य काल का विभाजन। पूर्व भारतीय युग या प्राचीन युग 13वीं शताब्दी से 1868 तक। मतलब जो पूर्व भारतीय युग था, क्या पूर्व भारतीय युग या प्राचीन 13वीं शताब्दी से कब से? 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक था। कब तक? 1868 ईस्वी तक था। अब ये भी कह सकते हैं भारतीय युग जो है 1868 से 19 तक चला। कब? पूर्व भारतीय युग 1868 से, कब से? 1868 से 1900 ईस्वी तक चला। भारतीय युग को क्या? भारतीय युग को पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि भारतीय युग को और किस युग के नाम से जाना जाता है, बताइए आप सभी। किस युग के? पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। क्या? पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। कौन सा युग? पूर्व भारतीय युग। ठीक है, समझ में आया? क्या पूछा है? पूर्व भारतीय युग का प्राचीन 13वीं शताब्दी से 1868 तक माना जाता है। फिर उसके बाद भारतीय युग 1868 ईस्वी से। देखो, पूर्व भारतीय मतलब इसके पहले, पूर्व मतलब पहले। फिर ये भारतीय युग जो आया है, ये कौन सा? ये 1868 से 1900 ईस्वी तक का है। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि भारतीय युग को और किस नामों से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। किसको? भारतीय युग को। ठीक है, तो समझ में आया आपको? इसको वीडियो को बराबर से देखना है अच्छे से, ताकि आपको याद हो जाए। और आपके देखो, हिंदी साहित्य में अगर जो बच्चा 10 में 10 कर ले जाता है, समझो उसका 90 नंबर से कम रुकता ही नहीं। क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, हिंदी साहित्य में बहुत कम ही लोगों का होता है जो भले 9 क्वेश्चन सही करके आते हैं, 8 क्वेश्चन सही करके आते हैं, लेकिन जिसका 10 क्वेश्चन सही हो जाता है वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसका उसके पास से 90 नंबर से कम रुकता ही नहीं है। कितना? 90 प्लस ही उसका नंबर आता है। ठीक है, तो क्या बताया आप सभी को? हिंदी गद्य काल का विभाजन, जिसमें आप सभी पूर्व भारतीय युग का प्राचीन युग से 13वीं शताब्दी से 1868 ईस्वी तक माना जाता है। फिर उसके बाद भारतीय युग के पहले ही पूर्व भारतीय युग था ना, तो ये माना गया। जब भारतीय युग आया तो कब से? 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। भारतीय युग को किस नाम से? पुनर्जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे द्विवेदी युग। बताइए, द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा था? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा था। कौन सा? द्विवेदी युग। कब से कब चला था? 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला था। क्या? कब से कब तक? 1900 से 1922 तक। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विवेदी युग की समयावधि क्या है, बताइए सभी। पूछ लेगा तो क्या बताएंगे? 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1900 ईस्वी से। कब से? 1900 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक। इसके पहले कौन सा चला था? भारतीय युग। कब से कब तक चला था? 1868 से 1900 तक चला था। फिर द्विवेदी युग आया जो 1900 से 1922 युग तक चला था। अब बताइए, भारतीय युग को और किस नाम से जानते हैं? बताइए आप सभी। पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। किसे? पुनर्जागरण काल के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्विवेदी युग किसके नाम पे पड़ा था? आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, अब आता शुक्ल युग। शुक्ल युग हो गया, या फिर छायावाद युग भी किसे कहते हैं। क्या? शुक्ल युग या छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। क्या? शुक्ल युग। देखो, छायावाद युग किस समय, क्या छायावाद युग किस समय 1818 से 18
1936 तक मानी जाती है। कब से कब तक? 1918 से 1936 तक मानी जाती है। कितना है? 18 साल है। आप सभी को 18 का डिफिनेशन आता है? 18 का पहाड़ा 18 दूना 36 होता है। क्या छायावाद का समय पूछे या शुक्ल युग का समय पूछे? शुक्ल युग किसके नाम पे पड़ा था बताइए सभी। शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा था। इसे छायावाद युग के नाम से भी जाना जाता है। बताइए छायावाद या शुक्ल युग की समयावधि कब से कब थी? 1918 से 1936 ईस्वी तक थी। ठीक है, आज की इस क्लास में आप सभी को हम पूरा रटा के छोड़ेंगे। ठीक है, अभी हम 2 से 3 बार का पूरा रिवीजन करा देंगे। ठीक है, तो क्या माना गया है? शुक्ल युग की समयावधि कब से कब थी? 1918 से 1936 ईस्वी तक मानी जाती है। 1 मिनट रुक जाइए। क्या बोले? छायावाद युग की समयावधि कब से कब तक? 1918 से 1936 तक मानी जाती है। और फिर उसके बाद बताते हैं शुक्लयुत्तर युग। ये कौन सा युग है? शुक्लयुत्तर युग। शुक्लयुत्तर युग कौन सा? शुक्लयुत्तर युग कब से कब माना गया है? सन 1947 से ईस्वी से अब तक। क्या? शुक्लयुत्तर युग सन 1947 से अब तक माना गया है। ठीक है, बताइए पूर्व भारतीय युग कब से कब माना गया था? 13वीं शताब्दी से कब तक? 1868 तक। भारतीय युग 1868 से 1900 ईस्वी तक। और बताइए भारतीय युग को और किस नाम से जाना जाता था? किस नाम से? पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बाद आया कौन सा युग? द्विवेदी युग। द्विवेदी युग कब से कब चला? 1900 ईस्वी से कब तक? 1922 ईस्वी तक। ये किसके नाम पे पड़ा था? आचार्य हजारीसाद द्विवेदी जी के नाम पे पड़ा था। शुक्ल युग की समयावधि कब से कब है? शुक्ल युग की समयावधि वो 1918 से 1936 तक माना जाता है। इसे छायावाद युग भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं छायावाद युग की समयावधि कितना है? 1918 से 1936 तक मानी जाती है। कब से? 1918 से 1936 तक मानी जाती है। ठीक है, शुक्लयुत्तर युग की क्या? 1947 से, जब से भारत आजाद हुआ उसके बाद से अब तक के माना जाता है। कौन सा युग? शुक्लयुत्तर युग। ठीक है, शुक्लयुत्तर कब से कब तक? 1947 के बाद से, जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से अभी तक माना जाता है। कौन सा? शुक्लयुत्तर युग। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो विभिन्न विधाओं की प्रथम रचना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में आना ही आना है। आप देखें चाहे क्लास 10th हो चाहे क्लास 12th हो, ये आपके एग्जाम में आएगा ही, क्योंकि इसमें से पूछा ही जाता है। प्रथम कहानी कौन सी हो गई, प्रथम नाटक कौन सा हो गया, प्रथम उपन्यास कौन सा हो गया, ये सब पूछे जाते हैं। देखो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना बताइए। खड़ी बोली की हिंदी की प्रथम रचना कौन है? गोरा बादल कथा। जो कौन लिखा है? जटमल जी ने लिखा है। कौन? जटमल जी। पूछ लेगा खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी? खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? गोरा बादल की कथा है, जिसने जटमल जी ने लिखा है। ठीक है, दूसरा है हिंदी का प्रथम नाटक नहुस। कौन? नहुस। हाँ सही है, नहुस। कौन है? कौन सी रचना है? नहुस। कौन लिखा है? गोपाल चंद गिरधर दास जी ने लिखा है। पूछ लेगा हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है। किसने लिखा है? गोपाल चंद गिरधर दास जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन है? क्या कौन सा है? परीक्षा गुरु है। कौन सा? परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। किसने? लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, क्या बोलेंगे? नहुस है। किसने लिखा है? गोपाल चंद गिरधर दास जी ने लिखा है। फिर उसके बाद पूछ लिया हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? परीक्षा गुरु। जो कौन लिखा है? लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त, क्या यात्रावृत्त का? ये देखो अंदर आ गया, यहाँ से होगा। यात्रावृत्त कौन सा है? सरयू की पार यात्रा। कौन सा? हिंदी का प्रथम यात्रावृत्त
हिंदी का प्रथम यात्रावित्त रचना कौन सी है? सरयू पार की यात्रा। कौन सी? सरयू पार की यात्रा, जो किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। किसने लिखा है भैया बताइए, कौन लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम यात्रावित्त सरयू पार की यात्रा किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वरिष्ठ, वरिष्ठ नहीं वशिष्ठ है। भाषा योग वशिष्ठ, ठीक है, वरिष्ठ नहीं है। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है बताइए? राम प्रसाद निरंजनी जी ने लिखा है। किसने? राम प्रसाद निरंजनी जी ने लिखा है। कौन सा? भाषा योग वरिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी। ये आपको रचना पूरी आपकी जुबान पे रटी होनी चाहिए। कोई पूछ लेता आप सोए आधी रात में, कुछ जगह के पूछता बताइए हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे? नहुस है। किसने लिखा है? गोपाल चंद गिरधर दास जी ने लिखा है। ठीक है, और पूछ लिया हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो क्या बोलेंगे? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु है, जो कौन लिखा है? लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। भाषा योग वरिष्ठ के लेखक कौन है? भाषा योग वरिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। कौन है? राम प्रसाद निरंजनी जी हैं। हिंदी का प्रथम डायरी, हिंदी का प्रथम डायरी कौन है? वेद तीर्थ जेल डायरी। कौन सा? वेद तीर्थ जेल डायरी। किसने लिखा है? नरदेव शास्त्री जी ने लिखा है। किसने लिखा है? नरदेव शास्त्री जी ने लिखा है। फिर से देखते हैं, हिंदी का प्रथम डायरी कौन लिखा है? हिंदी का प्रथम डायरी नरदेव शास्त्री जी ने लिखा है। कौन सी डायरी है? वेद तीर्थ जेल डायरी है। कौन सी? वेद तीर्थ जेल डायरी है। ठीक है, पूछ लिया कि हिंदी की प्रथम डायरी किसने लिखी है, बताइए आप सभी, कौन लिखा है? नरदेव शास्त्री जी ने लिखा है। कौन सी? वेद तीर्थ जेल डायरी। कौन लिखा है बताइए? नरदेव शास्त्री जी ने लिखा है। आपको इस क्लास में आपको पूरा सब कुछ याद हो जाएगा। अगर इसको 2 बार देखते हैं तो आपको पूरा रट जाएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए ये देखो, ये सब कोई पढ़ाता नहीं है, केवल लेके आते थ्योरी पार्ट नहीं, सब ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में कराते चले जाएंगे। इसको आज कंप्लीट कराते, कल आपको 100 क्वेश्चन का एमसीक्यू देंगे, जिसमें आप सभी का लगभग आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसको पूरा हम कवर करा देंगे। ठीक है, आगे चले। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज कौन लिखा है? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा कौन लिखा है? शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। कौन सा? शिवदान सिंह चौहान। कौन सा? हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज शिवदान सिंह चौहान ने लिखा है। कौन सा? लक्ष्मीपुरा लिखा है। ये देखो, हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा किसने लिखा है? शिवदान सिंह चौहान जी ने लिखा है। अगर आपसे पूछ ले हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो क्या बोलेंगे? देखो लिखा ही नहीं है, हम बताते हैं हम किस लिए हैं। इंदुमती। कौन सी? इंदुमती। इंदुमती, इंदुमती किसने लिखा है? इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी जी ने। किसने लिखा है भैया बताइए? किशोरी लाल गोस्वामी। कौन लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी। इसे नोट करके रखिएगा। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती, जो किशोरी लाल गोस्वामी जी ने लिखी है। और पूछ लिया हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? नहुस है, जो गोपाल चंद गिरधर दास जी ने लिखा है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है बताइए सभी? परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा है। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती है, जो किशोरी लाल गोस्वामी ने लिखी है। ठीक है, यहां तक याद आया आप सभी को? हाँ देखो, हिंदी खड़ी बोली गद्य के प्रारंभिक उन्नायक, उन्नायक एवं उनकी रचनाएं। देखो, मुंशी सदा सुखलाल। कौन? मुंशी सदा सुखलाल। जो सदा सुखलाल है, सुख सागर की रचना कौन सी है? सुख सागर है। मुंशी सदा सुखलाल सुख सागर इनकी रचना है। तड़क भड़क शैली सूची एवं रंगीनी अधिक है। ठीक है,
देखो कौन सी है, आपको कितना इतना ध्यान देना, ये नहीं देंगे तभी चलेगा ये वाला। अभी देखो एक चीज बताते हैं हम सभी को, देखो मुंशी सदा सुखलाल, इनकी रचना कौन सी है मुंशी सदा सुखलाल की? सुख सागर है। अरे भैया देखो सुख इसमें भी आ रहा है, सुख इसमें भी आ रहा है, क्या हो गया? सुख मुंशी सदा सुखलाल किसकी को क्या लिखे हैं? सुख सागर। आपसे पूछ लिया जाए सुख सागर के रचनाकार कौन है? मुंशी सदासुख लाल जी हैं। कौन है? मुंशी सदासुख लाल जी हैं। मुंशी सदासुख लाल कौन? सुख सागर के, सॉरी ये दोनों हो गया ना, सेम हो गया। अब देखो सदल मिश्र, अब पूछ लिया जाए आपके एग्जाम में, ये तो आता ही है, आप PYQ में देखेंगे, आपके एग्जाम में रिपीट भी हुआ है, जब हम दिए थे तो खुद आया था हमारे एग्जाम में, ठीक है। सदल मिश्र की कौन सी रचना? नासिक तोपाख्यान। कौन सी? नासिक तोपाख्यान सदल मिश्र जी ने लिखा है। कौन? नासिक तोपाख्यान किसने लिखा है? सदल मिश्र जी ने लिखा है। कौन? सदल मिश्र चाचा ने लिखा है। कौन? सदल मिश्र चाचा। ये क्या फोर्ट विलियम कॉलेज के शिक्षक थे, फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षक थे। बताइए एग्जाम में पूछा जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है भैया? फोर्ट विलियम कॉलेज कोलकाता में स्थित है, इसको नोट कर लीजिएगा। कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे है फोर्ट विलियम कॉलेज? ये कोलकाता में है, कलकत्ता में है, ठीक है। आगे चलते हैं। लल्लू लाल, प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू की है। किसकी? प्रेम सागर लल्लू लाल की रचना है। आप सभी को बताइए, ये भी कहाँ थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षक थे। प्रेम सागर किसकी रचना है? प्रेम सागर लल्लू लाल जी की रचना है। किसकी है? लल्लू लाल जी की है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? कलकत्ता में। ये आपके एग्जाम में आता है, ये PYQ का क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलें। सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या? सर्वप्रथम सबसे पहले सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। अगर आपसे पूछता है हिंदी के इतिहास के जनक किसको कहते हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास का जनक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देखो सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का क्या बोला है? सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। किसने लिखा है बताइए? सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है बताइए? सर्वप्रथम सुव्यवस्थित हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। किसने? अरे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। ये आपको रट के रखना है, आपके दिमाग में होना चाहिए। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में, ये नासा द तासी, इसने क्या लिखा है? इसने फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास ने फ्रेंच भाषा में कौन लिखा है? गार्सा दा तासी लिखा है। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इन्होंने कहा सब चीज का इतिहास है, इंग्लिश का भी है, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों नहीं? तो कौन से लिखा है? गार्सा दा तासी जी ने। किस भाषा में लिखा है? फ्रेंच भाषा में लिखा है। किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में। कौन? इस नाम क्या है? इस्तवार द ला लिटरेचर और हिंदुस्तानी किसने लिखा है? फ्रेंच भाषा में गार्सा दा तासी जी ने लिखा है। अब देखो द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान। कौन? द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नादर्न हिंदुस्तान अंग्रेजी में किसने लिखा है? जॉर्ज गिरियर्सन भैया जी ने लिखा है। किसने? जॉर्ज गिरियर्सन ने। अरे कौन लिखा है? जॉर्ज गिरियर्सन ने लिखा है। आपसे पूछ लिया जाए हिंदी क्या अंग्रेजी में कौन लिखा है? साहित्य में साहित्य कौन लिखा है? द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान। क्या? द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसने लिखा है? अंग्रेजी भाषा में जॉर्ज गिरियर्सन। कौन? जॉर्ज गिरियर्सन ने लिखा है। ठीक है, याद हुआ कि नहीं? अब देखो फिर से आप सभी को एक बार इसको जितना करा रहे हैं कि आपको नोट भी करना है। देखो क्योंकि आप एक अच्छे योद्धा हो,
अच्छा योद्धा वही होता है जो अपने शस्त्रों की तैयारी के साथ रहता है, अपने सेनाओं के साथ रहता है, ताकि हम युद्ध में अच्छे से लड़ ले। आपके पास औजार ही नहीं रहेगा तो आप क्या लड़ेंगे। ठीक है, आगे चले। मिस्र बंधु विनोद, मिस्र बंधु विनोद कौन सी रचना है? मिस्र बंधु किसकी रचना है? मिस्र बंधु की। कौन बताइए? मिस्र बंधु, मिस्र बंधु की। ठीक है। हिंदी भाषा साहित्य, हिंदी भाषा साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। कौन है हिंदी भाषा साहित्य के? बताइए, हिंदी भाषा साहित्य के लेखक कौन है? श्याम सुंदर दास जी हैं। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास पूछता है कौन लिखा है? बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। हिंदी भाषा साहित्य श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कौन लिखा है? राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा कौन है? राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? कौन? राम कुमार वर्मा जी ने। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसको लिखा देते हैं, दीपदान। कौन सा? दीपदान। कौन सा? दीपदान। ये क्लास 10 और क्लास 12 में दोनों पूछा जाता है। ये इनकी फेमस एकांकी विधा कौन सी है? ये एकांकी है। कौन सी है? ये एकांकी है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसे कहा जाता है? गणपति चंद्र गुप्त जी को। किसको? गणपति चंद्र गुप्त जी को कहा जाता है। ठीक है। आप पूछ ले जाए मिस्र बंधु विनोद के लेखक कौन है? ये मिस्र बंधु के लेखक कौन है? मिस्र बंधु विनोद जी हैं। हिंदी भाषा साहित्य के कौन है? हिंदी भाषा साहित्य के श्याम सुंदर दास जी हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इनकी एक फेमस रचना क्या बताई? एकांकी। कौन सी है? दीपदान। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास क्या बोला है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। कौन? गणपति चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। ठीक है, आगे चलें। यहां तक समझ में आया सभी को? चलते हैं आगे। शुक्ल युग, शुक्ल युग छायावादियों की समय अवधि बताइए, कब से कब बताया था हमने? बताइए कब से कब? हम आप सभी को बताए थे 1900, आप सभी कंफ्यूजन में हो जाएंगे। हम वहां बताए थे 1918 से 1936 तक, लेकिन हम यहाँ क्या लिख दिए हैं? यहाँ लिख दिए हैं 1919 से 1938 तक। आपके एग्जाम में ये दोनों सही है। कुछ लोगों को मानना है। अगर आपको ये वाला आता है 1919 से 1938 तक, आप देख लीजिएगा 18 साल का मैक्सिमम, नहीं सॉरी, इसमें 19 साल का डिफरेंस है। देखो आपको ये, अगर ये भी मिलता है, ये भी, अगर दोनों तो मिलेगा नहीं आपको, केवल एक ही ऑप्शन में आपके मिलेगा। या तो पूछेगा, मतलब पूछे या तो ये वाला 1919 से 1938 तक दिया रहेगा, या फिर 1918 से 1936 तक। ये क्योंकि कुछ लोगों का मानना है, इसलिए हमने दोनों लिखे हैं। क्योंकि अगर आपसे पूछ लेता है कि क्या शुक्ल युग या छायावाद युग की समयावधि क्या है, तो आप सभी 1918 से 1936 तक भी बता सकते हैं, 1919 से 1938 तक भी बता सकते हैं। और आपके एग्जाम में आपके ऑप्शन में इनमें दोनों में से केवल एक ही आएगा, दोनों नहीं आएगा। ठीक है, आगे चलें। शुक्ल युग छायावाद समयावधि 1919 से 1938 तक है। मुख्य लेखक एवं उनकी रचनाएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इनके नाम पे ही शुक्ल युग पड़ा था। शुक्ल युग किसके नाम पे पड़ा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर ही पड़ा था। समझ में आया आप सभी को? शुक्ल युग किसके नाम पे पड़ा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पे पड़ा था। अब बताइए रस मीमांसा किसकी रचना है? रस मीमांसा, ये सब रचनाएं जो है, रस मीमांसा, त्रिवेणी, चिंतामण, विचार विधि, हिंदी साहित्य का इतिहास और सूरदास, किसने लिखा है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। एक हम ट्रिक्स बनाते, रुको। अगर आप देखो, रस आ रहा है, रस, त्रि मतलब 3, चिंता, विचार। देखो अगर आप रस 3 गिलास पीते हैं,
रस 3 गिलास पीते हैं तो आपका जो चिंता है और जो विचार कर रहे थे वो सब दूर हो जाता है। ऐसे देखो, चिंता से क्या याद रखेंगे, चिंतामणि हो गया, विचार से विचार विधि हो गया, कौन सा, देखो रस से, रस से याद करेंगे, रस मीमांसा हो गया। फिर उसके बाद आप त्रि से त्रिवेणी हो गया, चिंता से। फिर उसके बाद देखो क्या बोला, हम क्या बताया सभी को, रस 3 गिलास पीने से चिंता और विचार दूर हो जाते हैं। देखो रस पिए 3, अगर 3 गिलास रस पी लेते हैं इसमें चिंता और विचार सब कुछ दूर हो जाता है। ये केवल आपके ट्रिक के लिए बता रहे हैं, ठीक है, आप सभी को ध्यान देना है। क्या, रस अगर आप 3 गिलास पीते हैं तो आपका जो चिंता है और जो आपका विचार है वो सब दूर हो जाता है, मतलब जो निगेटिव थॉट्स हैं, चिंता है, वो जो निगेटिव विचार है वो सब दूर हो जाते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में बता ही देते, सूरदास आलोचना, ये किसने लिखा है, ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। आगे चले, आगे उपन्यास इनका कौन, सॉरी ये तो उनका जयशंकर प्रसाद जी का है, जयशंकर प्रसाद लिख लीजिएगा। जयशंकर प्रसाद एक छायावाद युग के कवि माने जाते हैं। कौन, छायावाद युग के कवि माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद। उनका नाम नहीं लिखा पाए हैं। जयशंकर प्रसाद जी लिख रहे हैं क्या, जयशंकर प्रसाद, देखो इनकी जो रचनाएं है ना ये आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, क्योंकि एग्जाम में इनके से क्वेश्चन आना था, इनमें से जरूर मिलेगा, हम बता दे रहे हैं 99.999% यहाँ आने की संभावना है, ठीक है। इनकी रचना इनमें से तो जरूर किसी ना किसी सेट में मिलेगा ही, चाहे 10th का हो चाहे 12th का हो, ठीक है। अब देखो उपन्यास कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल, तितली, इरावती, इनकी इरावती जो इनकी रचना है ये अपूर्ण है, ये आधी जब लिख रहे थे ना तब इनकी मृत्यु हो गई थी, ये इनका देहांत हो गया था। क्या है उपन्यास, उपन्यास इनका कंकाल है, तितली है, इरावती है, ठीक है। कौन सा, कंकाल, तितली, इरावती, इनका क्या है, ये उपन्यास है। नाटक पूछे, आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त भी है, एक और लिख दीजिएगा, चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त दोनों इनकी है। चंद्रगुप्त, कौन सा, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूट, राजश्री, विशाख, जन्मेजय का, नागयज्ञ, कामना, उर्वशी, ठीक है। इसे चंपू नाटक माना। चंपू नाटक मतलब जिसमें, चंपू नाटक वो होता है जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं, उसे चंपू कहा जाता है। समझ आया, आप सबसे पूछे चंपू किसे कहते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों होते हैं उसे चंपू कहते हैं। देखो आप याद करेंगे, आप देखो एक बार में याद नहीं होगा, बार बार लिख के रटना पड़ेगा, आप सब याद करेंगे। आजाद शत्रु किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की है। एक घूट किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी का है। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, जन्मेजय का, नागयज्ञ और उर्वशी और कामना। क्या बताएंगे, उर्वशी कैसी है, ये चंपू है। चंपू क्या होता है, जिसमें गद्य और पद्य दोनों होता है, उसी को चंपू कहते हैं, ठीक है। आगे चलें, एक बार फिर देखते हैं। आजाद शत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूट, फिर उसके बाद राजश्री, विशाख, जन्मेजय का, नागयज्ञ, फिर उसके बाद उर्वशी। ये सब क्या है, ये इनका नाटक है, ये बहुत फेमस है। आपको लिख के 3-4 बार रटना है, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देखो पढ़ना बहुत बड़े, पढ़ना ठीक है, लेकिन उसको चीज रिवीजन, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप भूल जाएंगे। आप देखो कोई चीज है, अगर आपके हैबिट में है, आप देखो रास्ते पे जाते हो, आप जब स्कूल जाते हो साइकिल से जाते हो, ठीक है, तो आपको सब कुछ ध्यान रहेगा, कहाँ मोड़ आने वाला है, कहाँ पे ब्रेकर आने वाला है, सब कुछ क्यों याद रहता है, क्योंकि आप डेली उसी रास्ते से आते जाते हो। क्या, उसी रास्ते से डेली आते जाते हो। आप अगर आंख बंद करके बता दिया जाए ना, आप चला लेंगे, क्यों, क्योंकि कुछ टाइम कुछ दूर तक अगर देखो आप जाएंगे, आपको पता है कहाँ पे
क्या पड़ने वाला, कहाँ पे मोड़ आने वाला है, कहाँ पे ब्रेकर आने वाला, आपको पूरा अंदाजा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से आप सभी को निरंतर रिवीजन करना है। पढ़ो थोड़ा सा, रिवीजन इतना था। इसका रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपको जो चीजें होती हैं वो बरकरार होती हैं। बरकरार का मतलब आप अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो आप केवल पढ़ते चले जाएंगे कि पूरा हम पढ़ के खत्म कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जितना पढ़िए उसको रिवीजन करिए। ठीक है, आगे चले। अब देखो प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? पूस की रात मंत्र। कौन? पूस की रात मंत्र, कफन, सॉरी पूस की रात फिर आ गया। ठीक है, पंच परमेश्वर, ईदगाह, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा, ठीक है, क्या? दो बैलों की कथा। अब देखो कौन कौन सी है? पूस की रात हो गया, मंत्र हो गया, कफन हो गया, पंच परमेश्वर हो गया, ईदगाह हो गया, नमक का दरोगा हो गया, दो बैलों की कथा। अब देखो मंत्र, सॉरी ट्रिक पता है, ट्रिक नहीं, सुनो आपको पूरा ऐसे याद करना, लिख के आपको 3-4 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। पूस की रात मंत्र हो गया, कफन हो गया, पंच परमेश्वर हो गया, ईदगाह हो गया, नमक का दरोगा हो गया, दो बैलों की कथा हो गई। किसकी रचना है? ये प्रेमचंद जी की रचना है। कौन विधा की है? ये कहानी है, उपन्यास के बारे में बताते हैं। कौन सा इनका उपन्यास? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अपूर्व, कौन सा? अपूर्व उपन्यास है। गबन, गोदान, क्या बोला देखो? सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र। ये इनका फेमस क्या है? इनका फेमस उपन्यास है। ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, क्योंकि देखो इनका जयशंकर प्रसाद जी का और मुंशी प्रेमचंद जी का कोई ऐसा सेट नहीं है। सेट मतलब हर साल से इनकी रचनाओं में से पूछता ही जाता है, क्योंकि चाहे क्लास 10th का हो, चाहे क्लास 12, 9 से लेकर 12 तक पूरा पूछा जाता है। अरे भैया, ये कंपटीशन में जो यूपीपी का पेपर होता है, यूपीएसआई का पेपर होता है, और भी जो होता है जिसमें हिंदियाँ पूछी जाती हैं, आप सभी को एसएससी जीडी का जो पेपर होता है उसमें भी इनकी रचनाएं पूछी जाती हैं। ठीक है, आगे चलें। अब देखो राय कृष्णदास जी कौन है? साधना और छायापथ। कौन? राय कृष्णदास की साधना और छायापथ किसकी रचना है? बताइए। राय कृष्णदास जी की है। कौन सी? साधना और छायापथ किसकी रचना है? ये है राय कृष्णदास जी की है। आगे चलें, आप सभी को याद ये सब नोट कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। हरि कृष्ण प्रेमी की रचनाएं। किसकी? हरि कृष्ण प्रेमी की रचनाएं। हरि कृष्ण प्रेमी की रचनाएं कौन सी है? प्रतिशोध हो गया, रक्षाबंधन हो गया, शिव साधना हो गई, आधा आदमी हो गया, स्वप्न भंग, पाताल विजय। देखो आप सभी सोच रहे होंगे कि इतनी रचनाएं हमें याद कैसे होंगी। आपको डेली थोड़ी थोड़ी याद करनी है, एक दिन में नहीं पूरा रटे बड़े हो, नहीं, थोड़ी थोड़ी। देखो एक दिन जयशंकर प्रसाद और मुंशी प्रेमचंद जी का याद किए, फिर उसके बाद टारगेट बना के काम करो। देखो टारगेट बना के काम करोगे ना तो बहुत सटीक होगा, 100% लगेगा, 100% जाके लगेगा। ठीक है, क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अगर आप टारगेट पे काम करते हो तो आपका बहुत अच्छा अचीव होगा। और एक दिन में पूरा याद नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी करके याद करना है, थोड़ा थोड़ा आपको पूरा करके कवर कर लेना। ठीक है, हरि कृष्ण प्रेमी की रचना प्रतिशोध हो गया, रक्षाबंधन हो गया, शिव साधना हो गया, आधा आदमी, स्वप्न भंग, पाताल विजय हो गई। किसकी रचना है? हरि कृष्ण प्रेमी की रचना है। अब बताइए वृंदावन लाल वर्मा की रचना कौन सी है? मृगनयनी। ये बहुत ही फेमस रचना है। कौन सी? वृंदावन लाल वर्मा की मृगनयनी। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। विराट की पद्मावनी। कौन सी? विराट की पद्मिनी। ये उपन्यास है, आपको ये याद करना है। आगे चलते हैं। आगे है महादेवी वर्मा की रचना। महादेवी वर्मा की रचना कौन कौन सी? स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। ये देखो ये जो लिखा है ना ब्रैकेट में,
ये विधा है। अगर पूछ लिया जाए स्मृति की रेखाएं किस विधा की है, रेखा चित्र या संस्मरण विधा की है। पथ के साथी संस्मरण विधा की है और अतीत के चलचित्र रेखा चित्र विधा की है। फिर उसके बाद श्रृंखला की कड़ियां संस्मरण विधा की है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, ये सब किसकी रचना है, ये सब महादेवी वर्मा जी की रचना है। अब देखो राम कुमार वर्मा, यही आप सभी बताया था ना, दीपदान, ये बहुत ही फेमस रचना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और पूछा जाता है एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है, किसका, एकांकी का सम्राट किसे कहा जाता है, भैया राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। किसको, एकांकी का सम्राट राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक फेमस रचना कौन सी है, रेशमी टाई है। किसकी है, रेशमी टाई किसकी रचना है, राम कुमार वर्मा जी की है। ठीक है, समझ में आया, ये सब आपको नोट करना है। राम कुमार वर्मा किसके जनक माने जाते हैं, किसका सम्राट माने जाते हैं, ये एकांकी का सम्राट माने जाते हैं। इनकी फेमस रचना कौन सी है, दीपदान, जो एकांकी है, और इनकी फेमस रचना रेशमी टाई है। ये आपके प्रीवियस ईयर में आती है। ठीक है, आगे चलें, हम देखो शुक्लयुत्तर सही है। देखो शुक्लयुत्तर युग की प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। किसको, शुक्लयुत्तर युग, शुक्लयुत्तर युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा 1938 से 1950 तक मानी जाती है। किसकी, शुक्लयुत्तर युग की, जिसे प्रगतिवादी युग कहते हैं। प्रगतिवादी युग की समय सीमा पूछ लिया जाए, प्रगतिवादी युग की समय सीमा कब से है, 1938 से 1950 तक है। मुख्य लेखक एवं रचनाएं, जो किसके, प्रगतिवादी युग के मुख्य लेखक, उनकी रचनाएं, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, और देखते हैं देखो ये जो रचनाएं हैं ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ये पहले लिखा गया है और इसे हमको बाद में लिखना चाहिए। देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही नहीं, देखो संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, सॉरी रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ओहो गलती हो गई, ये रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना, किसकी, रामधारी जातक की है, रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है, किसकी भैया रचना, ये मुख्य लेखक उनकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है, बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर किसकी है, अर्धनारीश्वर निबंध विधा है। कौन है, कौन है बताइए, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कौन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की फेमस रचना कौन सी है, देखो अशोक के फूल हो गया, कुटज हो गया, विचार वितर्क हो गया, कल्पलता हो गया, आलोक पर्व हो गया। जो आलोक पर्व, ये देखो निबंध विधा की रचना। ठीक है, ये जितना है, ये अशोक के फूल कौन किस विधा की है, निबंध विधा की, कुटज विचार वितर्क, फिर उसके बाद कल्पलता, आलोक पर्व, कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, विचार और वितर्क किस विधा की रचना है, ये निबंध संग्रह। कौन सा, निबंध संग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना, कौन सी, बाण भट्ट की आत्मकथा। अब की बार हम यूपीपी का पेपर दिए थे, ये हमारे एग्जाम में आता, बाण भट्ट की आत्मकथा, और ये वाला भी आता हमारे में, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर की है। ये सब रचनाएं मेरे में मिली थी। ठीक है, हम सोच लो कितना इंपॉर्टेंट रचना है। जब ये यूपीपी में पूछा जा रहा है तो क्यों इस बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये सब इनकी फेमस रचनाएं हैं, ये उन्हीं को रिपीट करते हैं। पुनर्नवा हो गया, अनाम दास का पोथा। ठीक है, फिर उसके बाद चारुचंद लेखिए उपन्यास विधा की रचना है, जो आपके एग्जाम में आती है। आप सभी इसको पूरा अच्छे से नोट करिएगा। आपको 2 कवियों का, 3 कवियों का, जिस हिसाब से रचना होगी, ठीक है, उसी हिसाब से आपको देखो क्या बताया, जयशंकर प्रसाद मुंशी प्रेमचंद का केवल 1 दिन में याद करना है। फिर उसके बाद से आप जितना भी उसके बाद पढ़ाए है उसको पूरा 1 दिन में कवर करना है। फिर इसके बाद से कहाँ, प्रगतिवादी युग से
फिर यहाँ से तीसरे दिन। फर्स्ट डे कौन सा बताएं? फर्स्ट डे आपको याद करना है किसकी रचना? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद की। सेकंड डे में देखो, सेकंड डे में उसके बाद जो बचा है उसकी याद करना है। फिर कहाँ से? प्रगतिवादी से, वो तीसरे दिन आपको याद करना है, यहाँ तक केवल। फिर चौथे दिन में आपको याद करना है भगवती चरण वर्मा से। देखो भगवती चरण वर्मा की फेमस रचना कौन सी है? इनके भी रचनाएं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में आती हैं। चित्रलेखा हो गया, पतन हो गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते। कौन सी? चित्रलेखा, पतन हो गया, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, आपको ये पूरा नोट करना। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं। ये देखो विनय मोहन शर्मा है, एक लेखक का नाम है। ठीक है, मोहन शर्मा, लक्ष्मी नारायण। ये देखो टाइपराइटर ने गलती कर दिया, केवल सब हिंदी में पूरा सॉरी हिंदी में तो लिखना है लेकिन इसका मतलब कलर चेंज करके लिखना चाहिए। ठीक है, इतना आप सभी समझ जाइएगा। ठीक है, आज देखो विनय मोहन शर्मा की रचना साहित्यावलोकन किस विधा की है? आलोचना विधा है। कौन सी? विनय मोहन शर्मा की साहित्यावलोकन। कौन सी? साहित्यावलोकन किसकी रचना है? बताइए आप सभी। विनय मोहन शर्मा जी की रचना है। साहित्यालोचन विनय मोहन शर्मा जी की है। लक्ष्मी नारायण मिश्रा की सिंदूर की होली। कौन? लक्ष्मी नारायण मिश्रा, इनकी रचना कौन सी है? मिस्र की सिंदूर की होली। सिंदूर की होली किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की है। राम वृक्ष बेनीपुरी की, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ये वाली, ये आपके एग्जाम में आता है। माटी की मूर्ति, पैरों में पंख बांधकर, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? राम वृक्ष बेनीपुरी की। पैरों में पंख बांधकर, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। पतितों के देश में किसकी रचना है? ये है, किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है। उपेंद्र नाथ अयस्क, देखिए उपेंद्र नाथ अयस्क गिरती दीवारें किसकी रचना है? ये उपेंद्र नाथ अयस्क जी की है। जय पराजय, आप सही बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी रचना है और किस विधा की रचना है? नहुस, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कंकाल, ये किसकी रचना है? आप सही बताइएगा। उधर लिखिएगा ब्रैकेट में, पूरी रचनाएं लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद लिख दीजिएगा सामने, जैसे ब्रैकेट में पूरा लिख के उसके बाद ऐसे करके लिख दीजिएगा जिनकी रचनाएं हैं। ठीक है, कौन किसकी? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। कौन सा रचना? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। फिर उसके बाद कंकाल हो गया, तितली हो गया। फिर उसके बाद आप सभी को बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु, मैला आंचल। ये देखो मेरे एग्जाम में वही क्वेश्चन आता जो यूपी बोर्ड में आता था, ये वाला मेरे आया था यूपीपी में। ये वाला मैलांचल किसकी रचना है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। और दीर्घ तपा और जुलूस, ये आप सभी को याद करना है। ठीक है, आगे चलें। शुक्लयुत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादक लेखक। क्या? शुक्लयुत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं एवं उनके संपादक। अब देखो विशाल भारत, क्या विशाल भारत की कौन लिखा है पत्रिका? विशाल भारत किसकी पत्रिका है? पंडित श्री राम शर्मा की। विशाल भारत किसकी पत्रिका है? बताइए आप सभी। पंडित श्री राम शर्मा जी की है। बताइए। आलोचना किसकी है? राम कुमार वर्मा की है। किसकी? राम कुमार वर्मा की है। हरिजन सेवक किसकी है? वियोजन हरि जी है की है। किसकी? हरिजन सेवक किसकी पत्रिका है? वियोजन हरि जी की है। सम्मेलन किसकी है? वियोगी हरि की। देखो क्या हरिजन सेवक किसकी है? हरिजन सेवक वियोगी हरि जी की है। सम्मेलन वियोगी किसकी? सम्मेलन किसकी है? वियोगी हरि जी की है। किसकी? वियोगी हरि जी की। छाया किसने लिखा है? छाया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने लिखा है। ये पत्रिका किसकी है? छाया पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है। हिंदी नवजीवन किसने लिखा है? हरिभाऊ उपाध्याय ने। कौन? हरिभाऊ उपाध्याय ने हिंदी नवजीवन हरिभाऊ उपाध्याय जी की क्या है? पत्रिका है।
चांद, चांद किसकी पत्रिका है? चांद महादेवी वर्मा जी की है। चांद किसकी है? चांद महादेवी वर्मा जी की है। अब देखो आगे जी, सच्चिदानंद, अगर पूछता है आगे जी का पूरा नाम क्या है तो क्या बोलेंगे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे, इनका पूरा नाम आगे जी का। अब देखो तार सप्तक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये आप एग्जाम में आएगा 100%, लिख के ले लो, क्योंकि ये इनका हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्योंकि इसमें देखो अगर पूछता है एग्जामिनर तार सप्तक के प्रकाशन किसने किया था? तार सप्तक के प्रवर्तक कौन है? आगे जी हैं। कितने तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था बताइए सभी? तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था बताइए? 1943 में बोल, हाँ याद आ गया, 1943 में, 1943 में, 1951 में, 1959 में, 1967 में। अब देखो क्या पूछता है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, क्या बोलेंगे? 1943 में, 1943 में किसका तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था? किसने प्रकाशन किया था? आगे जी ने किया था। और इसमें कितने कवियों का संग्रह था? अगर पूछ लिया तार सप्तक में कितने कवियों का समूह था तो क्या बोलेंगे? 7 कवियों का समूह था। किसका? कितने कवियों का? 7 कवियों का समूह था। कितनी बार प्रकाशित हुआ? 4 बार हुआ था। पहली बार कब हुआ था? 1943 में, दूसरी बार 1951 में, तीसरी बार 1959 में, चौथी बार 1967 ईस्वी में हुआ था। ये आपको याद ही रखना है। अगर आप याद रख लेते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, आप इसको पूरा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1943 में हुआ था। किसने किया था? आगे जी ने। आगे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे है। ठीक है, समझ में आया? आपसे पूछेगा कितने कवियों का संग्रह था, इसमें 7 कवियों का। कितनी बार प्रकाशित हुआ था? कितनी बार? 4 बार। ठीक है, आपको पूरा नोट करना है। शेखर एक जीवनी, ये भी इंपॉर्टेंट रचना है, ये इनका उपन्यास है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? इसकी है, आगे जी की है। एक बूंद सहसा उछली, क्या? एक बूंद सहसा उछली, ये भी नदी के द्वीप किसकी रचना है? ये आपका आगे जी की रचना है। अपने अपने अजनबी, कौन? अपने अपने अजनबी। अब देखो ये अब देखो ये जयनेंद्र कुमार का क्या है? प्रस्तुत प्रश्न। क्या? प्रस्तुत प्रश्न किसने? जयनेंद्र कुमार। जड़ की बात, त्याग पत्र, ये वाला, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना। कौन सी? त्याग पत्र। त्याग पत्र किसने लिखा है? जयनेंद्र कुमार ने लिखा है। अगर कोई व्यक्ति त्याग कब देता है? जानबूझ के देता है। त्याग क्यों करता है? जान अनजाने में त्याग नहीं करते हैं, वो जानबूझ के करते हैं। आप सभी ऐसे रख लीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति त्याग देता है तो जान, देखो जयनेंद्र आ रहा है ना, तो जान मतलब ऐसा समझिए, जान जाइए, मतलब इसे पता चले। ठीक है, जयनेंद्र की त्यागपत्र, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये जितनी भी रचनाएं करा रहे हैं ये इंपॉर्टेंट ही रचना है। आपको याद हो या ना हो, आपके एग्जाम में रचनाएं आती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है? अमृत नागर, बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र किसकी रचना है? अमृतलाल नागर जी की है। अमृत विषय, अब देखो भैया, बूंद, अगर एक बूंद अमृत का, अमृत आ रहा है ना, अमृत इसमें भी आ रहा है। बूंद और समुद्र, समुद्र में गिरा था, जब समुद्र मंथन हुआ था तो निकला था कि नहीं? उसमें क्या निकला? अमृत निकली थी ना, वही चीज है। देख लो, अमृत विष, अमृत बूंद, ऐसे समझ लीजिएगा, एक बूंद अमृत की समुद्र में गिर गई, उससे आप सभी याद कर लीजिएगा। एक बूंद अमृत की समुद्र में गिर गई, इसे क्या याद रखेंगे? और पूरे नगर वालों को पता चल गया। कैसे? देखो, एक बूंद अमृत की समुद्र में गिर गई, पूरे नगर में पता चल गया। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा।
एक बूंद बूंद से आया, तो बूंद और समुद्र, अमृत और विष, जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से विष और अमृत दोनों निकला था। ठीक है, आगे चलते हैं। उषा प्रियंवदा, उषा प्रियंवदा, वापसी, इनकी फेमस रचना कौन सी है? वापसी। किसकी है? उषा प्रियंवदा की, हरिवंश राय बच्चन की। ये जो पूरी रचना है मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाली। हाँ, अब देखो, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन जी। क्या ये कौन? हरिवंश राय बच्चन जी अमिताभ बच्चन जी के पिताजी। कहाँ रहते थे? ये प्रयागराज में रहते थे। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? हाँ, किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। बसेरे के दूर, 10 द्वार और 10 द्वार से सोपन, क्या 10 द्वार से सोपन तक, इनकी हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। विद्या निवास मिश्र, विद्या निवास मिश्र की कौन है? तुम चंदन हम पानी, तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? विद्या निवास मिश्र जी हैं। कौन है? विद्या निवास मिश्र जी हैं। किसके? तुम चंदन हम पानी के रचनाकार कौन है? विद्या निवास मिश्र जी हैं। विष्णु प्रभाकर, ये भी हमारे यूपीपी में आया था। ये हमको वही रचना जो बहुत ही आसान रचनाएं आई थी, लगभग हमको मिली थी और सब सही हमारा हो गया था, ये वाला विष्णु प्रभाकर। अब सोच लो इंपॉर्टेंट क्यों है? जब ये यूपीपी में, यूपीएसआई में और भी जो वनडे एग्जाम होते हैं जहाँ पे हिंदी आती है उसमें ये सब पूछा जाता है, तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्यों नहीं आएगा भाई? देखो, विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। किस विधा की है? जीवनी विधा की है। ठीक है, ये आपको पूरा नोट करना। आगे चलें। अब देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद करना है। ओहो सॉरी, गलत हो गया है, रुक जाइए एक मिनट, बताना चाहिए। संधिकाल, संधिकाल को डॉक्टर राम कुमार वर्मा, अगर पूछता है संधिकाल किसने कहा है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी कहेंगे। अगर वीरकाल विश्वनाथ जी कहेंगे, और वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहेंगे। फिर उसके बाद ये वाला बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु जी ने कहा है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। देखो ये याद करना, ये आपको नहीं ध्यान देना है इतना। ठीक है, तो क्या बोले हैं? चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है। किसने? चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु जी ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। महावीर प्रसाद, देखो एक सरस्वती पत्रिका थी जो द्विवेदी में प्रकाशित हुई थी, जिसके अगर रचनाकार पूछे सरस्वती पत्रिका किसने प्रकाशन की थी, तो आप क्या बोलेंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले किसने किया था? तो श्याम सुंदर दास जी ने किया था सरस्वती पत्रिका। सरस्वती पत्रिका किसने प्रकाशित की थी? ये सरस्वती पत्रिका 1900 में 1900 ईस्वी से प्रकाशित होती थी, जिसके द्वारा सबसे पहले किसने प्रकाशित किया था? सबसे पहले किया था श्याम सुंदर दास जी ने। फिर उसके बाद जो किए थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आता। अगर पूछ ले सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन है, तो आप क्या बोलेंगे? श्याम सुंदर दास जी हैं। अगर आपसे पूछता है, पहले ना पूछे सरस्वती पत्रिका के संपादन किसे कहा जाता है, क्या बोलेंगे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को कहा जाता है। ठीक है, चारण काल या संध्य काल किसे कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को। किसको? आदिकाल का नाम संधि काल या चरण काल किसे कहा जाता है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा जाता है। वीर काल किसने कहा है? सॉरी, संधि काल चरण काल किसने कहा है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी को कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने कहा है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु जी ने कहा है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है।
ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि हाँ इतना करना है और आपके अगली क्लास में हम आप सभी को बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में लेके आएंगे, आपको 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना देंगे जो आपके एग्जाम में आना तय है, आपका 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए।